सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं योगेश केवनी करता हूं और आज मैं आपको लेके आया हूं दोबारा से फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की क्लास में। तो लास्ट की कक्षा में हम लोगों ने जाना था स्व प्रेरण के बारे में, यानी कि हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में जाना था। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि एसआई यूनिट क्या होती है सेल्फ इंडक्शन की। तो एसआई यूनिट जो सेल्फ इंडक्शन की यानी कि स्व प्रेरण की होती है वो होती है हेनरी। हेनरी क्या होती है? जब 1 एम्पियर की धारा 1 वेबर, बेसिकली चुंबकीय फ्लक्स जब 1 वेबर हो और उसमें 1 ही एम्पियर की धारा फ्लक्स मूव कर रही हो, यानी कि 1 ही एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही हो, तो हम कहेंगे स्व प्रेरण जो है 1 हेनरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा भी था लास्ट की क्लास में कि अगर हम स्व प्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन को थोड़ा सा डिफाइन करें तो यही लिखा था कि जब चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर का 1 एम्पियर धारा रखता हो या प्रवाह करवाता हो तो उस समय जो स्व प्रेरण होता है 1 हेनरी होता है। ना आगे की बात करेंगे तो आगे हमने फिर क्या देखा था? आगे हमने देखा था कि सेल्फ इंडक्शन सोलेनॉइड के लिए देखा था। तो सोलेनॉइड क्या होती है? परिनालिका होती है। परिनालिका का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, आपने एक कार्डबोर्ड लिया, गत्ते का टुकड़ा लिया और उस पे कॉपर की तारें ना लपेटनी शुरू कर दी बहुत तेजी से, तो ये सोलिनॉइड बन जाती है, परिनालिका बन जाती है। परिनालिका कुछ नहीं होती, एक कुंडलियों की बहुत सारी कुंडली, बोले तो लपेटे की एक जो कॉइल हमारे पास होती है, जो हमारे पास कंडक्टर होता है, जो चालक होता है, उसी को हमने सोलिनॉइड बोलना है। ठीक है, तो सोलिनॉइड के लिए अगर हम सेल्फ इंडक्शन देखेंगे तो हमें पता है सेल्फ इंडक्शन के लिए मान लेते हैं यहां से यहां तक इस सोलिनॉइड की जो लेंथ है एल है। कितनी लंबाई है इसकी? एल लंबाई है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आती है, आप इसको इंपॉर्टेंट भी टिक करें कि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है कि किसी परिनालिका के लिए आप कैसे कैसे स्व प्रेरण निकालेंगे। ठीक है, तो आगे की बात करें तो ये ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। आप इस डायग्राम को बनाएंगे भाई। ठीक है, क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा और उस पर बहुत सारे लपेटे कर देने। ठीक है, फेरे फेरे बोलते हैं, तो फेरे कर देने हैं। इन फेरों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, यानी कि जो काट क्षेत्रफल है वो ए है, और ये जो पूरी की पूरी परिनालिका की लंबाई है वो है एल। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं, एल लंबाई, ए इसका एरिया है। अब आपसे पूछेगा कि भाई कितना होगा सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्शन, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये कैसे निकाला जाएगा सर? तो ये बताते हैं आपको कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है ना, आपको नॉर्मल फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, अब यहां पर कितनी धारा प्रवाहित हुई? आई, तो ये एल लेंथ है। ठीक है, एल लेंथ है, आई इसके अंदर धारा प्रवाहित हुई इस परिनालिका के अंदर। अब इस परिनालिका के अंदर अगर आई धारा आई है तो हमें पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र इस परिनालिका द्वारा होगा, यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलिनॉइड विल बी, कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आपने शायद पढ़ा भी होगा ये सूत्र, बी बराबर म्यू नॉट एन बटा एल इंटू आई। हम इसको भी कहते थे एक परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। यह हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम जब परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे तो वो निकलता था म्यू नॉट एन आई बटा एल, जिसको म्यू नॉट को याद होगा आपको चुंबकशीलता कहते थे, परमिएबिलिटी कहते थे ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, चलिए, तो ये यहीं पर इस एन बटे एल को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि कितने फेरे कितनी लंबाई पे है, जिसको हम एन बोलते थे। ठीक है, एन बटा एल। तो एन बटा एल की जगह हमने अगर एन लगा देंगे तो ये सूत्र बन जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो ये वही सूत्र है। ठीक है, ये वही सूत्र हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, तो अब आगे की बात करते हैं। नाउ ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये तो थी नॉर्मल सी कहानी कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो ये फॉर्मूला यहां से आया। तो हमने परिनालिका क्या क्या निकाल दिया? हमने परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। नाउ सर आगे क्या? आगे देखेंगे तो आप देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? वो होता है बी इंटू ए, चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल, है ना। तो फ्लक्स पर टर्न निकाले, अगर हम यहाँ पे यानी कि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा? बी ए, बी का मान हमने म्यू नॉट एन आई लगा दिया, ए की जगह हमने ए लगा दिया। और जब हम इस चीज को लिखेंगे तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी ना, एन बाय एल है। तो आप चाहें तो इस एन को यहाँ पर लगाए तो आपका सूत्र आएगा म्यू नॉट एन आई ए बटा एल। ये सूत्र बन जाएगा आपका फ्लक्स का, किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। अब हमारे पास फ्लक्स आ गया। फ्लक्स के बाद अगर मैं बात करूं आगे की, फ्लक्स के बाद आगे की चर्चा करें तो हम देखेंगे ये तो पर टर्न है, एक फेरे में कितना फ्लक्स? म्यू नॉट एन आई ए बटा एल। दो फेरों में कितना फ्लक्स? यहाँ पे दो से गुणा,
3 फेरों में कितना, यहाँ पे 3 से गुणा, तो n फेरों में कितना, यहाँ पे n से गुणा, और जैसे ही हम n से गुणा करेंगे ये सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, ये सूत्र हमारा बन जाता है म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए बाय एल। ठीक है, अब ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। तो फटाफट आप पहले यहाँ से सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड यानी कि स्वप्रेरणिक परिनालिका का यहाँ से नोट करें, जिसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है परिनालिका का। तो आप लिखेंगे एक परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे एक परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस तरीके से है। तो यह है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उस परिनालिका का, किसका, तो परिनालिका का। तो इस परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र ये है। फिर अगर हमसे बोलेगा कितना चुंबकीय फ्लक्स होगा उस परिनालिका का, क्या फ्लक्स आपने यहाँ पे लिखा है, और चुंबकीय फ्लक्स के बाद अगर हमसे बोलेंगे कि कुल फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स हमारा ये लिखना है। यहां तक आप नोट करें, फिर इसके आगे की चर्चा हम करते हैं। सो फाई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। एल यहाँ पे परिनालिका की लंबाई है, यानी कि लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है, ये आपको याद में रखना है। ठीक है, नाउ हमें एक चीज पता है कि जो फ्लक्स होता है वो एल आई के बराबर होता है। हमने पढ़ा था जब स्वप्रेरण पढ़ा था पिछली क्लास में, जो फ्लक्स होता है वो एल आई के बराबर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फ्लक्स उठा के यहाँ पे लगाना है। ठीक है, जैसे ही आप लगाओगे तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए होल बट्टा एल, और यहाँ पे आई, ये तो है ही देखो पूरा का पूरा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बटा एल, और फ्लक्स की जगह हमने इसको लगा दिया बराबर किसके आएगा, एल आई के। आप देखेंगे बाल को, आई से आई मर जाएगा, आई से आई कट गया, तो एल का मान क्या बचा, एल का मान बचा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। बस इतनी कहानी आपको याद रखनी है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, आगे की चर्चा कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो लगाया। तो फ्लक्स का जैसे ही आपने यहाँ पर सूत्र लगाया तो आपको एक चीज देखने को मिली, और वो ये देखने को मिली कि फ्लक्स बराबर आया म्यू नॉट एन स्क्वायर, एन यहाँ पर फेरों की संख्या है, आई ए, आई यहाँ पर धारा है, ए यहाँ पर क्षेत्रफल है, बटा एल। अब इसको जैसे ही आपने फ्लक्स के सूत्र पे लगाया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये फॉर्मूला। तो आपको अब लिखना है सेल्फ इंडक्शन किस प्रकार से दिया जाएगा ये। तो आप जैसे फाई को जगह फाई लगा दोगे ना, जैसे फाई की वैल्यू उठा के फाई की जगह लगा दोगे, तो ये आई और आई कट जाएगा और एल का मान आ जाएगा ये। ठीक है, अब आपको पता है एन बटे एल को हम लोग एन बोलते थे छोटा। ठीक है, तो हम उस हिसाब से सूत्र को इसे भी लिख सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और फिर बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो ये कहानी थी पूरी की पूरी। जब आपसे एक डेरिवेशन पूछी जाएगी कि आप स्वप्रेरण निकाले एक परिनालिका का, यानी कि आपको एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन निकालना है, तो आपको इस तरीके से ये पूरी की पूरी डेरिवेशन करनी है, और लास्ट में आपको ये वाला कंक्लूजन जरूर लिख के आना है कि ये हमारा कंक्लूजन। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे क्या जाना, हमने यहाँ पर यह जाना कि अगर इंडक्शन से आपसे एनर्जी पूछ लेता है कि कितनी ऊर्जा होती है इसके अंदर, तो माना देखो डी डब्ल्यू जो है हमारे पास क्या है, एक छोटा सा कार्य है। ठीक है, जब इसके अंदर आई धारा बही तो डी डब्ल्यू कार्य हुआ। तो हमसे पूछेगा इस डी टी छोटे से समय पे इसके अंदर कितना कितना कार्य होगा। तो आपको सूत्र याद रखना है, डी डब्ल्यू बराबर माइनस आई डी ई आई डी टी। ई आई क्या होता है, देखो ई इंटू आई डी टी, यानी कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा भी होगा, छोटा सा सूत्र कि पोटेंशियल वोल्टेज बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, ये आपने पढ़ा है। यानी कि वोल्टेज बराबर कार्य बटे आवेश, ये हम सभी ने पढ़ा है। अब इस वोल्टेज को ही तो ईएमएफ कहते हैं, तो ई लगा दिया सर यहाँ पर। तो कार्य का सूत्र क्या बन जाएगा सर, ई डी क्यू। सर पर यहाँ पर तो आई डी टी है, तो हम सभी को पता है जो धारा होती है वो डी क्यू बाई डी टी होती है भाई, जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम चार्ज यहाँ पर निकालेंगे तो निकल जाएगा आई डी टी। तो इसकी जगह जैसे ही हम क्यू की वैल्यू लगाएंगे तो बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई आई डी टी। पर सर ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ईएमएफ हमेशा अपोजिट फ्लो करता है।
ईएमएफ हमेशा अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में वैद्युत वाहक बल चलता है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, इस वर्क डन के लिए हमारे पास आ गई। अब हमें पता है जब हम ईएमएफ की वैल्यू लगाएंगे तो डब्ल्यू वर्क डन बन जाएगा, देखो LIDL। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एक लिमिट के साथ, क्योंकि हम इसको चार्ज कर रहे हैं कहां से, 0 से लेके पूरा पीक वैल्यू तक, जब तक ये पूरा फुल चार्ज ना हो जाए तब तक हम इसे चार्ज कर रहे हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा हाफ LI0 स्क्वायर, यानी कि ये होता है वर्क डन इन चार्जिंग अ इंडक्टर। जब आप एक इंडक्टर को यानी कि जब आप एक प्रेरण को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इतना कार्य करेंगे या इतनी ऊर्जा आप देंगे, कार्य को ही ऊर्जा कहा जाता है, तो इतनी ही ऊर्जा आपको देनी है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है और किस तरीके से हमने इसे प्रूव किया ये आपको देखना है। तो जल्दी से इसे नोट करें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं, जिससे आपका जो कैपेसिटर है यानी इंडक्टर जो है यानी कि प्रेरण जो है वो चार्ज हो रहा है 0 से लेके फुल चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये उसका सूत्र होगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो कॉइल होती हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं अब अन्योन्य प्रेरण की। ठीक है, ना अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, तो इसमें याद रखेंगे इसमें दो कॉइल होती है, टू कॉइल्स। ठीक है, इसमें दो कॉइल होती हैं, दो कुंडलियां होती हैं, इसमें दो कुंडलियां होती हैं। अब जिसमें दो कुंडलियां होंगी तो इसमें होगा क्या, एक कुंडली को हम प्राइमरी कुंडली कहेंगे, जिसपे हमने बैटरी रियोस्टेट सब कुछ जोड़ रखा होगा। ठीक है, और एक कुंडली होगी जिसपे सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर ही हमने सिर्फ जोड़ा होगा। अब होगा क्या, इसमें हम करंट को ज्यादा, रेजिस्टेंस को ज्यादा कम करेंगे, जिसके कारण करंट कम ज्यादा हो जाएगा। भैया हम प्रतिरोध को ज्यादा बढ़ाएंगे या कम बढ़ाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, धारा जो है कम या ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी कम या ज्यादा होता रहेगा, जिसके कारण एक फ्लक्स आ जाएगा इस प्राथमिक या सॉरी इस दूसरी कॉइल में, इस सेकेंडरी कॉइल में एक फ्लक्स आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पर एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो सिंपल सी है, कहानी है, ज्यादा ये टफ है नहीं। जैसे हमने पढ़ा था कि पहली वाली कॉइल में हम क्या करने वाले हैं, पहली वाली कुंडली में हम करंट को बदलेंगे, घटाएंगे, जो भी करेंगे, जिसके कारण भैया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो सेकेंडरी कॉइल में है वो भी चेंज होगा। और दूसरी वाली कुंडली में, दूसरी वाली कॉइल में क्या आ जाएगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो ये एकदम चिपकाते नहीं है, थोड़ा दूर रखते हैं, तभी तो इंडक्शन है। तो यहाँ पे दो कॉइल होगी कि पहले के साथ आप छेड़खानी कर रहे हो, कोई भी करंट बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल में भी बढ़ रहा घट रहा है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें बेसिकली है क्या, कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से मेरी बात समझना। तो यहाँ पर दो कॉइल होंगी, पहली कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे। तो पहली कॉइल को हम यहाँ पर प्राइमरी कॉइल कहते हैं। तो प्राइमरी कॉइल क्या काम करती है, मतलब इसमें बैटरी बैटरी रियोस्टेट सब कुछ लगाया होगा। ठीक है, और दूसरी वाली कॉइल में सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर चिपका होगा जो डिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे तो पहली वाली कॉइल के साथ हमने क्या फ्लक्स चेंज करना है, और दूसरी वाली कॉइल में क्या लेके आ जाना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है उसको m कहते हैं। ठीक है, जैसे सेल्फ इंडक्शन में था, सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्व प्रेरण में क्या था, स्व प्रेरण में हमने जाना कि इसका गुणांक L था। उसी कॉइल में करंट दौड़ाओ, सेल्फ का मतलब उसी वाली कॉइल में आप धारा तो प्रवाहित करो, और उसी वाली कॉइल में क्या ले जाओ, फ्लक्स ले जाओ। अब यहाँ पर दो कॉइल आएंगी, तो स्व प्रेरण में जब एक ही कॉइल थी तो एक ही धारा थी, स्व प्रेरण में जब एक ही कॉइल ही एक थी तो करंट भी एक ही होगा, यानी कि यहाँ तो 1 2 का नाम नहीं है, फ्लक्स भी वही आने हैं।
लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होंगी, तो दो कॉइल होंगी तो हमें कैसे याद रखना है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि पहली वाली में धारा को प्रवाहित करो और दूसरी वाली में फ्लक्स ले जाओ। बात आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एल आई इजिकल टू एन फाई है, वहां पे एम आई आ जाएगा, यानी कि एम को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट, यानी कि अन्योन्य प्रेरण का गुणांक। बस यही है। यहां से एल कैसे निकालते थे, एन फाई बटे आई, यहां से एम कैसे निकालोगे, एन टू फाई टू बटे आई टू आई वन। अब आपको ध्यान में रखना है, देखो डिट्टो सेम है, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ो, यानी कि जब भी आप सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ो, तो मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा कि आप इनको साथ रख के पढ़ें, जिससे क्या होगा, आप एक चीज के साथ साथ दूसरी चीज को भी कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि अच्छा हाँ ये तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे हमको समझना है। चलिए तो इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या होता है आगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड हेंस चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो वो क्या कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां दूसरी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल आता है जब हम पहली कुंडली में, जिसको हम प्राइमरी कॉइल कह रहे हैं, पहली कुंडली में धारा का परिवर्तन करते हैं और इससे दूसरी कुंडली में, इससे दूसरी कुंडली में फ्लक्स आ जाता है या फ्लक्स चेंज हो जाता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है। हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी बात समझ में आती है कि म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि दूसरी कुंडली में हमें क्या कर देना है, ईएमएफ लेके आ जाना है, यानी कि क्या लेके आ जाना है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल लेके आ जाना है। जब हम प्राइमरी कुंडली में यानी कि प्राथमिक कॉइल में, प्राथमिक कुंडली में करंट को बदलेंगे यानी कि धारा को बदलेंगे, तो दूसरी वाली के अंदर ईएमएफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आगे कह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको समझाया, यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो फाई टू वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे मैंने कहा, जितनी ज्यादा धारा बहाओगे, जितनी ज्यादा धारा में परिवर्तन करोगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्लक्स कैसे बदलता है, हमने पढ़ा था। हमने देखा था फ्लक्स बदलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो भी 3 तरीके पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र बदल दो, दूसरा हमने पढ़ा था एरिया यानी कि क्षेत्रफल बदल दो, और तीसरा पढ़ा था एंगल यानी कि ओरिएंटेशन बदल दो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं फाई को बदलना है, तो भाई यहाँ पर क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के दे रखा है, जरा समझते हैं। अगर आप धारा बढ़ाते हैं तो आप सभी को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है। इतना समझ में आता है कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, बी ए कॉस थीटा। तो इस केस में फ्लक्स बदल जाएगा, यानी कि फ्लक्स भी बढ़ जाएगा।
यानी कि हम करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बदल जाएगा, और फ्लक्स बदला तो ईएमएफ आ जाएगा माइनस डी पाई बाई जी टी से। ये किसने कहा था? फराडे का नियम है। यानी कि घूम फिर के फ्लक्स बदला तो ईएमएफ आ जाएगा, वैद्युत वाहक बल आ जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर करंट कम हुआ तो क्या हो? तो देखो फिर से, अगर करंट को कम किया तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया, चुंबकीय क्षेत्र कम हुआ तो फ्लक्स भी कम हो गया, और फ्लक्स कम हो गया तो ईएमएफ भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यानी कि ईएमएफ आएगा बट कम हो जाएगा। कहने का मतलब धारा से सीधे सीधे क्या इफेक्ट हो रहा है? ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। और धारा से क्या भी बदल रहा है भाई? फ्लक्स भी बदल रहा है। जहां फ्लक्स में बढ़ोतरी या घटोतरी हो गई, यानी कि वेयर देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स में या तो बढ़ोतरी हो जाए या घटोतरी हो जाए, या तो बढ़ जाए या घट जाए, घूम फिर के ईएमएफ की सेहत में फर्क पड़ रहा है। जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है उसकी सेहत पे फर्क पड़ रहा है इस फ्लक्स को बढ़ाने या घटाने से। यही तो हमने पढ़ा है ना। तो इससे ये पता लगता है कि जितना ज्यादा करंट आप दौड़ाओगे उतना ज्यादा फ्लक्स, और जितना कम करंट आप दौड़ाओगे उतना कम करंट, यानी कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है फ्लक्स। भाई क्या पता लगता है? करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ रहा है, करंट घटा रहे हो तो फ्लक्स घट रहा है, धारा का मान बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स बढ़ जा रहा है, और धारा का मान घटा रहे हो तो फ्लक्स घट जा रहा है। सिंपल, ज्यादा सोचने वाली बात है। तो बस यही हमारे पास है, यही चीजें दे रखी है। तो हमें यहाँ पे यही दिया है कि जब आप यहाँ पे देखेंगे φ2 यानी कि φ2 सेकंड में जो फ्लक्स आया प्राथमिक के कारण, वो किसके बराबर है? I1 के बराबर। I1 का मतलब क्या है कि आपने प्राथमिक कुंडली के अंदर करंट को जो भी किया होगा छेड़खानी करंट के साथ की, बढ़ाया या घटाया, तो फ्लक्स आ गया दूसरी वाली कुंडली में। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, यानी कि ये साइन हटा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक एम आई। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि अन्योन्य प्रेरण का गुणांक। तो वेयर एम इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड एम को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट, यानी कि एम को हम कहते हैं, एम यहां पर होता है अन्योन्य प्रेरण का गुणांक। जल्दी से नोट करें। तो m को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण का गुणांक, और m कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि m का मान निकालें। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्राथमिक कुंडली हमारे पास है और दूसरी कुंडली हमारे पास है, तो पहली वाली में अगर हम प्राइमरी वाली में हम करंट को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे या घटाएंगे उतना ही ज्यादा फ्लक्स लिंकेजेस, यानी कि फ्लक्स जो लिंक हो रखे हैं, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो दूसरी कॉइल के साथ है, वो भी चेंज होंगे। और अगर वो भी चेंज होगा तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके ईएमएफ में भी फर्क पड़ेगा, तो वो भी हम चेक करेंगे। बट आपको याद रखना है कि म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होती है। प्राइमरी वाले में करंट को चेंज करो, सेकेंडरी वाले में फ्लक्स आ जाएगा या फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स जहां चेंज हुआ वहां वैद्युत वाहक बल आ जाएगा। जहां पर भी फ्लक्स बदला, यानी कि जहां पर भी फ्लक्स में परिवर्तन आया, वहां पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। यही तो हमें चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हमें कह रहा है? तो अगर करंट का मान मैं 1 कर दूं, यानी कि मैंने आई का मान 1 कर दिया, धारा का मान 1 कर दिया, तो यहां तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है। सर क्या दिख रहा है कि धारा का मान 1 करने पर ये φ2 जो है या फाई जो है वो m के बराबर है। φ21 कुछ नहीं है, ठीक है, φ21 से घबराना नहीं है। 21 और फाई सेम ही है। 21 का मतलब ये कि दूसरी कुंडली मारा, क्योंकि यहाँ दो कुंडली है ना, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने 21 लिख दिया। ठीक है, तो ये m के बराबर आ जाएगा। आगे बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? द म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लक्स फ्लोज थ्रू अ प्राइमरी कॉइल। जब 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 प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा एकांक होगी, यानी कि 1 एम्पियर धारा अगर प्राथमिक कुंडली के अंदर फ्लो करेगी, बहेगी, तो दूसरी जो कुंडली है उसमें कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा? वो आ जाएगा पाई के बराबर, फ्लक्स के बराबर। यही हमसे कह रहे हैं। ठीक है, तो जब
म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन्य प्रेरण को किस तरीके से परिभाषित किया गया है कि वही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड के बराबर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो किसके साथ, चुंबकीय फ्लक्स जो किसके साथ लिंक्ड है, दूसरी कुंडली के साथ है, यानी कि किसके साथ है फ्लक्स, दूसरी कुंडली के साथ है ना, उसी के बराबर हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण जब धारा 1 एम्पियर होगी। यानी कि एकांक धारा प्रवाहित होने पर जितना भी अन्योन्य प्रेरण होगा वो दूसरी कुंडली में होने वाले फ्लक्स के समान होगा। सिंपल। फिर से सुन लीजिए, एकांक धारा यानी कि ये एक धारा है, इसमें 1 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित कर रही है तो दूसरी कुंडली पे जो फ्लक्स आएगा वो किसके समान होगा, एम के बराबर होगा, म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होगा। सिंपल है। तो ये बात आपको याद रखनी है, परिभाषा कई बार पेपर में आ जाती है तो आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फैराडेज के नियम की, फैराडे के लॉ की, तो फैराडे ने अपने नियम में क्या कहा था कि जो ईएमएफ होता है यानी कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी के। अब सर क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको उठा के यहाँ लगा दो, तो माइनस डी M1 I1 बाई डी टी। एम एक कांस्टेंट है, नियत है, डी बाई डी टी का मतलब हो गया इसका अवकलन समय के सापेक्ष में यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ जो होता है अगर वहां पर कभी प्रेरित वैद्युत वाहक बल एम डी आई बाई डी टी के बराबर देखने को मिले तो ये एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, ई वैद्युत वाहक बल और एम अन्योन्य प्रेरण के गुणांक के बीच। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ एंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये आपके एग्जाम में आता है। तो इसी को हम बैक ईएमएफ कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के केस में, विपरीत वैद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं हम इसको, विपरीत वैद्युत वाहक बल। चलिए तो जल्दी से नोट कर ले। आप सभी सोच रहे होंगे सर यहाँ पे I1 क्यों नहीं लिख सकते, तो I1 लिख सकते हो आप, ऐसे कोई इशू नहीं है, बट आपको याद। तो एक छोटी सी बात फिर मैं क्विक रिवाइज करा दूं, आपने सेल्फ इंडक्शन में भी पढ़ा था यानी कि स्व प्रेरण में भी पढ़ा था कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है वो L डी आई बाई डी टी के बराबर होता है, यह स्व प्रेरण में पढ़ा था। और वैसे ही हमने अभी अन्योन्य प्रेरण में भी पढ़ा कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसमें ईएमएफ और म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है, तो वो होता है माइनस एम डी आई बाई डी टी। बस फर्क इतना है बालको कि यहाँ पे जो करंट है वो I1 है। क्यों सर I1 है, क्योंकि वो प्राथमिक कुंडली में जा रहा है। सिंपल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आई होप ये समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर डीएलआई मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जिसे हम धारा की दर बोल रहे हैं, धारा की दर अगर 1 हो जाए तो m किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। यानी कि जितना म्यूचुअल इंडक्शन है, जितना अन्योन्य प्रेरण है, उतना ही हमारा वैद्युत वाहक बल भी है। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले। ठीक, तो आई होप यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक बाय बाय।